हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आज है 28 जुलाई 2023। तो वो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच टू कंट्रीज have recently agreed to foster bilateral exchange of young researchers and startups। हाल ही में कौन से दो देश युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और डिसाइड किया है दोनों कंट्रीज़ ने कि बायलेटरली दोनों कंट्रीज़ यंग जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनका एक्सचेंज करेंगे। जो भी रिसर्चर्स बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्चेस कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे देश में जा कर के ये कंटिन्यू कर सकते हैं और वहाँ पर स्टार्टअप्स भी सेटअप किए जा सकते हैं। अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया अर्जेंटीना का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अर्जेंटीना के मैप के बारे में जानें, आपको पता होना चाहिए। Being an aspirant of UPSC और UPPCS and other exams, आपको पता होना चाहिए कि जो अर्जेंटीना है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, इसकी क्या पोजीशन है। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील के बाद। अगर हम साउथ अमेरिका में देखें तो सबसे बड़ी कंट्री है वहाँ ब्राज़ील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल वुमेन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गठन 1992 में किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एग्जैक्टली अगर इसकी डेट को देखें तो वो है 31 जनवरी 1992 और यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके तहत इस बॉडी को गठित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के थ्रू पास करी गई है, स्टैब्लिश की गई है। इसका फंक्शन यही है कि वुमेन के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स क्या क्या हैं उनको रिव्यू करना और महिलाओं से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी इश्यूज रहते हैं, उनको देखना, उनको जो है इंक्वायरी करना और उन पे वर्क करना कि और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये इस बॉडी का टारगेट रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू पास अ लॉ फॉर द वेलफेयर्स ऑफ गिग वर्कर्स। गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक लॉ पास किया है जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि गिग इकोनॉमी है क्या, या फिर गिग वर्कर्स कौन होते हैं। हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका होता है जिसमें एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन होता है और परमानेंट जॉब्स होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है वो है एम्प्लॉय। तो उनके बीच में एक रिलेशन रहेगा और वो जॉब्स परमानेंट जॉब्स होती हैं, उनमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, अलाउंसेस दिए जाते हैं। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स होते हैं वो इस पैटर्न से बाहर काम करते हैं, यानी कि इनके बीच में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है वो नहीं होता है और ये टेम्पररी जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। एक तरीके से जो फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं वो हैं ये। इनमें कोई भी किसी भी तरीके का जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। और जैसे आपने, अगर हम एग्जांपल देखें, ओला को आप जब बुक करते हैं ना, तो जो वर्कर्स होते हैं, या स्विगी से जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो जो डिलीवरी मैन होते हैं वो गिग वर्कर्स हैं। उनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है, ना कि परमानेंट।
जितने टाइम के लिए वो अपनी सर्विस देंगे उतने टाइम के लिए ही उनको वेजेस दिए जाते हैं, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आई है और ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा ये लॉ। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। एक डेटा यहाँ पर मेंशन है, नीति आयोग के हिसाब से 2029 तक इंडिया के जो 23.5 मिलियन वर्कर्स हैं वो गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड हो जाएंगे। तो गिग इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया में, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागालैंड टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बन गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि एस फेंग नॉन कॉन्याक। प्रोनाउंसिएशन इसका गलत हो सकता है, तो प्लीज उसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये बीजेपी की मेंबर हैं और ये राज्यसभा को प्रिजाइड करने वाली फर्स्ट एमपी बन गई है नागालैंड से, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम वानी स्कीम हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड टू व्हाट। पीएम वानी योजना हाल ही में खबरों में रही है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस। इसको लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर 2020 को, और इसका जो एम था वो यही था कि जो कॉमन पीपल हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, ऐसे एरियाज़ जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है और है भी तो वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ पर लोगों को अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड करना, एक्सेस प्रोवाइड करना इंटरनेट की, यही इस स्कीम का टारगेट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 3 more स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर नेवी अंडर विच प्रोजेक्ट। भारत किस परियोजना के तहत नौसेना के लिए 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत 3 और सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि स्कॉर्पियन क्लास की होंगी। और आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च कब किया गया था? हाल ही में ये न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने कहा है कि 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इससे पहले, सबसे पहले जो इस प्रोजेक्ट के तहत तो जो एक स्कॉर्पियन ये सबमरीन इंडिया की नेवी को डिवोट करी गई है, कमीशन की गई है, वो उसका नाम है INS कैलवरी, जो कि 2017 में उसको कमीशन किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन मेरी माटी मेरा देश, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस कैंपेन। भारत सरकार ने हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ मार्टर्स। जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो भी शहीद हुए लोग देश की रक्षा के लिए, या फिर जो भी डिफेंस पर्सोनल हैं, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मेरी माटी मेरा देश। क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि इंडिया 75 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है, तो उसी का एक पार्ट है ये कैंपेन। और इसके तहत एक और एम है कि एक गार्डन को डेवलप किया जाएगा अलोंग कर्तव्य पाथ, जो कर्तव्य पथ है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर एक गार्डन को बनाया जाएगा और उसके लिए जो सॉइल्स कलेक्ट करी जाएगी वो डिफरेंट पार्ट से करी जाएगी कंट्री के अलग अलग जगह से, पंचायत वाला जो पंचायत हैं वहाँ से सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर एक गार्डन बनाया जाएगा और इस गार्डन का नाम होगा अमृत वाटिका। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस, और जुड़े रहिए डेली अपडेट्स के लिए। इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।